जय हिंद। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है हमारे विश्व के दांत, इसके फुल चैप्टर को जो है लाइन बाय लाइन व्याख्या करने वाले हैं। तो आप सभी जो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यहाँ से जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो है परिचय को देखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदर घाट में हुआ था। वे जन्मा भोजपुरी भाषा के थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामा अवतार के जो है ज्येष्ठ पुत्र थे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है जन्म कब हुआ था। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। किस जगह पर, तो बदर घाट में हुआ था। आप सभी याद रखेंगे। इनके जो है पिताजी का क्या नाम था, तो आप सभी याद रखिएगा पंडित रामा अवतार शर्मा। इनके जो है बड़े पुत्र थे। आगे देखेंगे इनके माता का नाम जो है रत्नावती शर्मा है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। पूछा जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो है पिताजी का क्या नाम है, तो पंडित रामा अवतार शर्मा, और इनके माता जी का पूछा जाएगा क्या नाम है, तो रत्नावती शर्मा। आगे हम सभी देखेंगे उनके जो है व्यक्ति निर्माण में पिता के पंडित के साथ साथ उनकी जो है प्रगतिशील भी दृष्टि से बड़ी भूमिका है। उनकी स्किल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई है और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने जो संस्कृत और हिंदी में एमए किए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है हमारा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाएगा उन्होंने जो है स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की है, तो याद रखिएगा पटना जो है कॉलेजिएट में हुआ है। और साथ में देखेंगे पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है संस्कृत और हिंदी भाषा से एमए किया है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है किस विश्वविद्यालय से एमए की हैं, तो याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय से। और आएगा नलिन बिलोचन शर्मा जो है एमए किस भाषा से किए हैं, तो संस्कृत और हिंदी, यहाँ पर याद रखिएगा। वे जो हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय और पटना अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे हैं। उन्होंने देखेंगे तो तीन तीन जगह जो है यहाँ पर टीचर भी रहे, नहीं प्राध्यापक भी रहे हुए। देखेंगे कौन कौन सा कॉलेज में, तो हर प्रदास दास जैन कॉलेज यानी देखेंगे तो आरा में जो है यहाँ पर कौन थे, तो ये शिक्षक थे। फिर आगे देखेंगे रांची विश्वविद्यालय में ये जो है शिक्षक रहे हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रांची विश्वविद्यालय में कौन शिक्षक रहे हैं, तो याद रखिएगा आप सभी जो है नलिन बिलोचन शर्मा। फिर लास्ट में देखेंगे पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक कौन रहे हैं, तो नलिन बिलोचन शर्मा। आगे देखिए सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष हुए और मृत्यु 12 सितंबर 1961 में इसके पद बने रहे। अब देखिएगा 1956 ईस्वी 1959 ईस्वी में देखेंगे तो पटना विश्वविद्यालय में जो हिंदी विभाग के क्या हुए, अध्यक्ष हुए। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो याद रखिएगा 1959 ईस्वी में। और जस्ट उसके बाद जो है यहाँ पर उनका जो है 12 सितंबर 1961 में जो है इनका मृत्यु हो गया यानी देहांत हो गया। तो आप सभी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है निधन यानी मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1961। तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आप सभी को जरूर याद रखना। हिंदी कविता में जो है प्रद्योतवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन शर्मा जी की रचनाएं इस प्रकार है। तो देखेंगे इन्हें जो है हिंदी कविता के जो है प्रवाद और प्रवर्तक की नई शैली के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं देखेंगे तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास का दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ देखेंगे तो जैसे हमारा विश्व के दांत और 17 जो असंगित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह देखेंगे, नकेन के पद और नकेन दो। आगे देखिएगा सदरल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खन्नी स्मारक ग्रंथ, पंथ परंपरा और साहित्य आदि जो है इनकी जो है संपादित ग्रंथ है। तो यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सभी याद रखिएगा दृष्टिकोण जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा दृष्टिकोण जो है किनकी रचना है, तो आप सभी याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। फिर आगे देखिएगा हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है साहित्य का दर्शन, पूछा जाएगा किनकी रचना है, तो हमारा ये भी नलिन बिलोचन शर्मा जी की हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं आगे हमारा विश्व के दांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा चैप्टर ही है तो इसको याद रखिएगा। पूछा जाएगा विश्व के दांत
कहानी के लेखक कौन है, तो हमारा जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। तो देखिएगा ये 3 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 3 जो है आपके एग्जाम में पूछे गए भी है। और बाकी आप सभी जो भी इनकी रचनाएं हैं, जो भी कविता संग्रह है, आलोचनात्मक ग्रंथ है, सभी को जरूर याद रखिए। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ जो है नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुई और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व जो है समग्रता के रूप में उभर आए हैं। तो यहाँ से देखिए 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, पूछा जाता है प्रयोगवाद जो है प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ जो है किनकी कविता से होना स्टार्ट हुआ है, तो आप सभी याद रखिएगा नलिन बिलोचन। और दूसरा पूछा जाता है विश्व के दांत कहानी जो है कैसी कहानी है, तो याद रखिएगा हमारा जो है मनो जो है वैज्ञानिक कहानी है। और पूछा जाएगा विश्व के दांत गद्य की कौन सी विधा है, तब याद रखना है ये कहानी है। तो यहाँ से ज़रूर याद रखिए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे, वे कथ शिल्प भाषा आदि के स्तरों पर नवीनतम अग्रणी लेखक थे और उनमें प्रायः प्रांगत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थ था। आलोचना उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है, उनकी अनेक पुराने शब्द का नया जीवन दिया है और जो कि आधुनिक साहित्य को पुनः प्रतिष्ठित किया है। तो यहाँ से देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, तो हम सभी फर्क छोड़ देते हैं। आगे देखेंगे यह कहानी विश्व के दांत कहानी तथा अन्य कहानी संग्रह से ली गई है। ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व के दांत कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा विश्व के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से जो है ये चैप्टर को लिए गए हैं। यह कहानी मध्य वर्ग अनेक जो है अंतर्विरोधियों को उजागर करती है और कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही जो है स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आयस भी है। तो देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनता है विश्व के दांत कहानी कैसे जो है वर्ग को जो है अंतर्विरोधी को उजागर करती है, तो यहाँ याद रखिएगा मध्यम वर्ग को उजागर करती है। और साथ में कैसा कहानी है, तो ऊपर ही बता चुके हैं मनोवैज्ञानिक कहानी है। आगे देखेंगे आर्थिक कारणों के मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसे एक श्रेणी उभरती है जो कि महत्वाकांक्षा और सफ़ेद जो है फोसी के भीतर लिंग वेद जैसे जो है कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, जो कि दूसरी और गिरधर जैसे नौकरी पेशे निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी में जो कि अनेक तरह की थोपी गई जो है बंदाइशों के बीच में अपने अस्तित्व और बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। तो यहाँ पर बताया गया इस चैप्टर में कैसे जो है सेन साहब जो है अपने जो है लिंग भेद के अनुसार बेटा और बेटी को किस प्रकार रखते हैं घर में, इस पर बताया। और दूसरा देखेंगे तो इसके फैक्ट्री में बोल सकते हैं गिरधर जो नौकरी काम करते थे, ये जो है किस प्रकार इसकी कहानी है, इसके ऊपर जिक्र है इस कहानी में। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आकरण, स्वास्थ्य में छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उजागर करते उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण बनाई पेशा है। इस लाइन से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनता, तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बने आप सभी जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का हमारा नाम क्या हो जाता है, तो ये चैप्टर का नाम है हमारा विश्व का दांत और इसके लेखक कौन हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारा सेन साहब की नई मोटर जो है बंगले के सामने जो है बरसाती में खड़ी हुई है, काली चमकदार हुई स्ट्रीम इंड जैसे कोयले घोंसले में क्या की कब उड़ जाए। और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो लाइन है सेन साहब की एक जो है नई मोटर कार है जो कि घर के सामने जो है खड़ा है, वो भी बरसाती लगा हुआ कार देखेंगे तो चमकती हुई है। और इस कार का क्या नाम है, तो स्ट्रीम इंड नाम है इस कार का, जो कि देखने में लगता है कि कोयले से मान लीजिए जो घोंसला होता है इससे कोयले उड़ ना जाए ऐसे लग रहा है। सेन साहब को इस कार पर जो है नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 की आई है। और ये जो सेन साहब है इनको जो है इस जो कार थी इनके घर के सामने इस पर नाज है, इनको गर्व है। और ये देखेंगे तो कितने की कार है, तो आप सभी याद रखिएगा 7500 का है, यानी 7,500 का यह कार है। काला रंग चमक ऐसी है कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिखाई जाए तो क्लीनर और शोफर की सहमत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटक ना पाए। ये जो कार ऐसा है पूरे जो है देखेंगे तो क्लीन है, कहीं पर जो है थोड़ा भी दाग धब्बा नहीं है। और साथ में जो मेम साहब है इनका जो है सख्त है कि जो भी घर में खोखा खोखी है इन्हें जो है गाड़ी के पास भटक भी ना पाए, ऐसे जो है सख्त नियम को लागू किए हैं। इस कार के प्रति इनको इतना ज़्यादा है लगाव। आगे देखेंगे लड़कियां तो पंचवरी सुशील है, पांच ठहरी और सो जो लड़कियां तहजीब और जो है तमीज की तो जीती जागती मूर्त है। मिस्टर और मिसेस सेन साहब उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए जरूर सिखाया, उसे इन्हें ही तालीम दी है।
और देखिए यहाँ पर जो उनके घर में जो है लड़कियां जो है बहुत ही सुशील है। ऑब्जेक्टिव आता है सेन साहब की लड़कियां कैसी है तो सुशील है। और यहाँ पर जो भी इनकी लड़की है देखी जाती है गाड़ी में जो हतमीज और तमीज की जीती जागती जैसे जो है मूर्ति की तरह जो है ये 5 लड़कियां हैं। और मिस्टर और मिसेज यानी सेन साहब और उनकी पत्नी का उनको क्या करना है लेकिन जो है क्या नहीं करना है इनको जो है जरूर इन सभी लड़कियों को सिखाए हैं। लड़कियां क्या कठपुतली और उनके माता पिता इस बात पर गर्व है वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है दौड़ और जो है खेलती भी नहीं है लेकिन सिर्फ जो है शाम के वक्त। और चूंकि उसे सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। सेन साहब की लड़कियां कैसी है कठपुतली की तरह है उनके माता पिता जो है इस पर गर्व है। और साथ में ये भी जो लड़की है घर में कोई भी सामान है उसको तोड़ फोड़ नहीं करता था। बाकी जो कासू था इसके जो लड़का था वो हमेशा तोड़ फोड़ करता रहता था। और शाम में बताया गया है शाम के समय में बस खेलना है क्योंकि सिखाया गया है कि शाम के समय खेलने से जो है यहाँ पर हमारा सेहत के लिए यानी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वे ऐसे मुस्कुराहट अपने होठ पर ला सकती है। सोसाइटी की तारिका भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सिखाने पर उन्हें खिलखिला कर कलरी मारते हुए किसी ने सुना नहीं है। सेन साहब के परिवार में जो मुलाकात शख्स के साथ अपने शरारती बच्चों को चीख कर कहते हुए तुम लोग जो है मिसेस सेन साहब की लड़कियां अब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है तुम लोगों के मारे घर में कुछ तो भी नहीं रह सकता है। और देखिए यहाँ पर बताया गया है सेन साहब की जो लड़कियां थे इसके देखकर उसके सोसाइटी में जो भी लोग थे इसको जो है उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। बोल रहे तुम लोग गमले की फूट तोड़ देते हो लेकिन वो सभी देखेंगे तो घर में कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस तरह आप सभी यहाँ तक समझे। आगे हम सभी देखते हैं जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल उन पे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है सबसे छोटा है। अब देखिए यहाँ पर जो सेन साहब की जो कार है नई चमकती कार जो कि कितने की है तो 7,500 का। और यहाँ पर बता रहा है सेन साहब के जो परिवार में जो यहाँ पर लड़कियों से कोई सवाल नहीं है इसके जो चमक धमक है इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन उस घर में एक लड़का है जो कि खोखा जो कि सबसे छोटा है और वो बहुत ज़्यादा बदमाश है। सिर्फ एक से जो है उसको खतरा था किसको तो मोटर कार को। पूछा जाता है किससे खतरा था तो याद रखिएगा खोखा। खोखा उम्मीद बुढ़ावे की आंखों की तारा है यह नहीं कि मैसेज सेन साहब अपने बुढ़ावा का कोई जो है ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब जो है सचमुच बूढ़े नहीं लगते। मैसेज और सेन साहब है बुढ़ावा का यहाँ पर ताल्लुक है। और इससे जो है सेन साहब आंखों का क्या हो जाता है तो ये जो लड़का है खोखा इसके आंखों का तारा है। चूंकि देखेंगे तो सबसे जो है छोटा ये लड़का है 5 लड़कियों के बाद जो है लड़का है। तो सेन साहब यहाँ बूढ़े भी थोड़े लगते हैं लेकिन देखेंगे मानने लगी तो बात छोड़िए। हकीकत यह है कि खोखा का अभिप्राय बात तब जाकर हुआ है जब उनकी कोई उम्मीद नहीं बाकी नहीं रह गई थी। खोखा के जीवन के नियम का अपवाद था और अस्वाभाविक नहीं था वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। और यहाँ पर देखिए जब जो है यहाँ पर सेन साहब जो बूढ़े हो गए थे इनको कोई भी ना उम्मीद नहीं था कि आगे जो है इनकी बेटा होगा। तब जो है लास्ट में इनका जो है ये खोखा का जो है जन्म हुआ है। और देखेंगे तो इसके घर में जो भी नियम बनाए गए थे बिल्कुल इसके नियम पे जो है पूरा अपवाद में खोखा था। और इस सिर्फ किससे खतरा हो सकता था मोटर कार को तो याद रखिएगा खोखा से। तो आप सभी यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो जरूर याद रखते रहेगा। बात ऐसी थी कि सीमा रजनी आलो सोफाली आरती पांचों हुई और उनके लिए घर के अलग नियम थे और दूसरी तरफ शिक्षा और खोखा के लिए अलग और दूसरी थी। और यहाँ पर देखेंगे तो उनकी लड़कियाँ टोटल 5 थी। कैसी थी तो सुशील थी और घर में कैसी रहती थी तो कठपुतली की तरह। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे और उनकी कितनी लड़कियाँ थी तो 5। और पूछा जाएगा एग्जाम में सेन साहब की लड़कियाँ का नाम लिखे तो देख लीजिए हमारा सीमा है रजनी है आलो है सोफाली है औरती है ये सभी। और इनके देखेंगे तो घर में इनके लिए अलग नियम था। इनकी जो बेटियां थी इनके लिए अलग नियम था। इसका देखेंगे तो शिक्षा का भी जो है नियम अलग था। बाकी खोखा का देखेंगे तो उसका जो है घर में रहने का अलग नियम था उसकी शिक्षा व्यवस्था भी अलग था। कहने के लिए तो सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का जो है बेटा ठहरा उसे तो इंजीनियर बनाना है अभी तो उसमें इसके लक्षण भी दिखाई पड़ते इसीलिए ट्रेनिंग में वैसे ही दी जा रही है। और यहाँ पर देखिए इनके जो लड़का है इनको क्या लग रहा है तो आखिर जो उनको एगो लड़का इकलौता है और सेन साहब का जो है इच्छा है कि वो जो है क्या बने इंजीनियर बने। उसके लिए जो अभी से उनके अंदर क्या दिखाई दे रहा है तो खोखा के अंदर जो है इंजीनियर बनने का लक्षण दिखाई दे रहा है। वैसे ही जो इन्होंने जो है ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दी
दिए हैं। बात यह है कि खोखा जो है दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेन को सिद्धांत को भी बदल दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं और भरकरी ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है और किसी का लड़का क्या करेगा इसके ऊपर बात हो रहा है। और देखिए यहाँ पर उसके घर में जो है यहाँ अभी से उनके अंदर जो है इंजीनियर के रूप दिखाई देता है और खोखा देखेंगे तो दुर्लित स्वभाव के अनुसार जो है इनके जो भी घर में सिद्धांत सेन साहब बनाया था उनको भी जो है इनका नियम को बदलना पड़ा था। सेन साहब का अपना सिद्धांत किसके अनुसार बदलना पड़ा था, एग्जाम ऑब्जेक्टिव आता है तो खोखा के अनुसार। और यहाँ पर देखेंगे अक्सर कुछ ऐसा होता है कि परिवार के दोस्त आते हैं और जो हमारा जो है इनके जो भी दोस्त आते हैं, जो भी इनके रिश्तेदार आते हैं, ये सभी जो है भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा इनके दोस्त कहाँ बैठे थे, तो अक्सर तो याद रखिएगा ड्राइंग जो रूम है उसमें बैठा है और बातचीत पर चर्चा निकल पड़ी है कि अपने लड़के को जो है सभी जो भी लोग आते हैं वो भविष्य में क्या बनाना चाहता है। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और जो है सूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वे तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेड करेंगे और क्या कर रहे हैं, आजकल पढ़ाई लिखाई फ्यूजूल है और बस वो अपनी जो है तरह बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सभी में बातचीत चर्चा हो रहा था और ऐसे ही जो है सेन साहब अपने आप को यहाँ पर क्या बोलने लगा था, बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाता है कि लड़के जो है अपने अनुसार हम आज को जो है ट्रेड करेंगे, उसको क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको पता है। आजकल की जो पढ़ाई है बिल्कुल फ्यूज है, इसमें जो है कुछ होता नहीं, इस तरह के जो है सेन साहब बोल रहे हैं। फिर सेन साहब लास्ट में बोल रहे हैं अपने बेटे को तो हम जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब की एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है किसने कहा अपने बेटे को जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनना चाहेंगे, तो सेन साहब। आप सभी जरूर याद रखिएगा। आगे देखेंगे, देखिए ना तो सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि किडनरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैं अभी इसका जो इंतजाम किया हूँ कारखाने में बढ़ई मिस्त्री दो एक घंटे के लिए आकर जो उनके साथ कुछ ठोक पीट किया है, इससे बच्चे की उंगली भी अभी औजारों के वाकिफ हो जाए और हिंदुस्तानी लोग इसे समझते ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है सेन साहब बोल रहे हैं हम अपने बेटे को जो है इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, इसीलिए जो उनको अभी से हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए हैं। और खोखा पूछा जाएगा कितने साल का है, तो यहाँ पर लिखा गया आप सभी याद रखिएगा खोखा जो है 5 साल का है। और यहाँ पर लोग जो है सोसाइटी में लोग सभी इनको कहते हैं तो किंगगार्टन स्कूल भेज देते हो, कारखाने में जो है बढ़ई जो मिस्त्री है इसको जो है 2 या 1 घंटे के लिए मैं अपने घर पे बुला लेता हूँ, उसको जो है ठोक पीट का काम भी जो है ये मिस्त्री इनको सिखा देता है और उनकी जो भी उंगलियां है अभी जो है औजारों पर सही से रखना भी सीख जाए। और लेकिन जो हमारे हिंदुस्तानी के लोग हैं इनको समझते ही नहीं है। एक दिन वाक़या है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। सेन साहब साधारण हैसियत नखरुनिस थे और सेन साहब दूर के रिश्तेदार भी होते थे, साथ में उनका लड़का भी था जो कि खोखा से भी बहुत छोटा था और समझदार और जो होनहार मालूम पड़ता था। देखिए एक बार आप जो है यहाँ पर बात है फिर से जो है उनके जो भी दोस्त है वो जो है आए थे और ड्राइंग रूम जो था उनका हर समय वही पर आए करते थे, तो वहाँ पर जो है गपशप चल रहा था। और सेन साहब साधारण हैसियत में जो अनखिर्स थे उन सेन साहब को दूर से जो है एक रिश्तेदार आए थे जो कि उनके साथ जो है उनका लड़का भी आया था। खोखा से भी जो लड़का था कैसा था, तो खोखा से भी छोटा था और जो लड़का आया था रिश्तेदार के साथ वो लड़का जो है बहुत ही समझदार और जो होनहार मालूम पड़ रहा था। किसी ने उसी की कोई हरकत देखकर उनकी कुछ तारीफ कर दी और कुछ उन साहब से पूछ दिया कि बच्चा स्कूल जाता होगा। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर जो लड़का लेकर आया था यहाँ पर देखा और देखने से लड़का लग रहा था बहुत ही समझदार है और बहुत ही होनहार है। तो यहाँ पर जो कुछ लोग उनकी हरकत को देखकर जो है क्या कर दिया, तारीफ कर दिया होगा। और कोई लोग देखेंगे तो उसे पूछने लगा कि बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। इससे पहले जो है पत्रकार महोदय कुछ जवाब देता सेन साहब ने शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। पत्रकार जो महोदय आया था इसके रिश्तेदार कुछ जवाब दिए ही नहीं, लेकिन उसके बीच में ही जो है ये जो है खोखा को लेकर जो है सेन साहब बोलने लगा, मैं तो इसको इंजीनियर ही बनाना चाहता हूँ। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब जो है उन फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तो तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि वे जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, पूरी आज़ादी रहेगी। और जैन साहब इसका उत्तर शिष्ट और जो है प्रश्न बैंक को ऐड कर रह गए। और देखिए पत्रकार महोदय से फिर से पूछा गया वहाँ पर जो लोग बैठे थे इनको क्या बनाना चाहते, तो ये जो पत्रकार महोदय का जवाब था, पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार वो जो बनना चाहते हैं वो ये पहले तो वो जेंटलमैन बने, अच्छे आदमी बन जाए और उसके बाद उनको जो बनना होगा उनकी पूरी आज़ादी है, जो बनना चाहते हैं बन चाहते हैं। आगे देखेंगे फिर जो है तभी जो है बाहर शोरगुल सुन सेन साहब उठ
उठने लगे। फिर उनके मित्र ने भी जो है जाने की इच्छा प्रकट किया, उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सैन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रही थी। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी कि क्यों बच्चा बार बार शोफर को झपटता था। आप देखेंगे तो तभी जो है यहाँ पर ऐसा बात हो गया, तो फिर बाहर तभी जो है बाहर से शोरगुल की आवाज़ आया और सेन साहब वहाँ से उठने के लिए प्रकट किए, तो उनके जो भी दोस्त थे वो भी इच्छा प्रकट कर दिया कि बाहर जाने का। बाहर आकर देखा तो सेन साहब का शोफर जो है एक औरत से क्या कर रहा था, उलझ रहा था, यानी झगड़ा कर रहा था। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा शोफर कौन था, तो यहाँ पर देखेंगे सेन साहब का ड्राइवर था। और साथ में देखेंगे तो बाहर आकर उलझ रहा था, और औरत के पास देखेंगे तो एक 5-6 साल का बच्चा था बार बार जो है सोफर जो था इनको झपटने की कोशिश कर रहा था। तो देखेंगे लड़का का क्या नाम था, तो मदन। और मदन कितने साल का है, तो यहाँ पर देख लीजिए 5-6 साल का है। आगे देखेंगे सेन साहब को देखकर औरत जो है सहम गई। सोफर ने साहब की और बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने मना किया, तो कहने लगा जा जा, मैं तो उसे पकड़ लिया, मारने दौड़ा। तो औरत देखकर जो है सहम गई। फिर जो है सेफर आगे बढ़कर यहाँ पर सेन साहब को कहने लगा, देखिए साहब, ये जो है गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी इससे गंदा हो जाता। जैसे उसको हम मना किए तो वो जो है कहने लगा जा जा, मैं तो उसे पकड़ कर अलग कर दिया हूँ, और उससे जो है मुझे मारने के लिए भी दौड़ा। अब देखे उसकी माँ को भी जो है आकर खामा खा मुझे उलझ रही थी। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बोल रहा है खामा खा जो है, अब उसकी माँ भी जो है आकर हमको जो है उलझ पड़ी झगड़ा के लिए। और जैसे ही मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, तो सेन साहब के जो गुस्से थे, यानी सटे जो होठे से देखकर वो भी जो है चुप रह गई। सेन साहब को बड़े असनियत पर कठोर स्वर से कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया और वह फिर गिर गया था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को जो है सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, उसे चोट आ गया था। आखिर ऐसा कौन सी बात थी। देखेंगे ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनाई। सेन साहब का जो है लफके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतर उतर को अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। और जैसे ही देखा इधर ही जो है लड़का इधर गया, तो ऐसे देखा दूसरी साइड में जो है खटखट की आवाज़ सुनाई दे रहा था, और सोफर जो है झपट कर जो है सेन साहब दोनों जो है झपट कर वहाँ पहुँचा। तो लोग जो है सीढ़ी से भी जो है लोग धीरे धीरे यहाँ पर गाड़ी के पास उतर रहे थे। सभी लोग देखा कि सेन साहब की गोद में लड़का उसके जो है हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। मोटर की पिछली बत्ती लाल जो शीशा चकनाचूर हो गया था। अब देखेंगे तो सेन साहब गया और वहाँ पर जो हल्की आवाज़ों में जो क्या कर रहा था, अपने बेटे को डांट रहा था। और देखा जाने के बाद जो भी उनके रिश्तेदार आए थे, पत्रकार महोदय सब आए थे, सभी जाके देखा तो लड़का को गोद में उठा रहा था और धीरे धीरे जो है मुस्कुराहट के साथ उसको डांट रहा था। देखेगा तो पिछले की जो बत्ती था लाल शीशा, उसको जो है ये लड़का जो है खटखट के चूर कर दिया था। सेन साहब के मित्रों से वो संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहा। तो उनके जो है कल पुर्जे को इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। तो देखेंगे ये लड़का जो है पहले क्या किया, तोड़ दिया। फिर जो है सेन साहब उनको गोदी में उठा लिया और उसको धीरे धीरे मुस्कान के साथ डांट भी रहा था। देखा तो पिछले जो बत्ती था उसको जो लाल जो है चकनाचूर कर दिया। आप देखेंगे सेन साहब जो है अपने मित्र को संबोधित कर रहा है, क्या आप लोग देखा हमारा जो है कासू जो है शरारती हो गया है, और पीछे जो हर समय जो है ये मोटर के पीछे लगा ही रहता था। इनके जो भी पाठ पुर्जे है इसको देखने में अभी से दिलचस्पी है कि क्या मैं बताऊं, इसमें शायद ये देखना चाह रहा था कि आखिर जो है लाल बत्ती है इसके अंदर है क्या। फिर देखेंगे सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अगले अपने दोस्त के साथ उनकी कारों की ओर चले गए। उन्होंने अपने मित्र की भाव भगना देखी नहीं सकती तो कुछ समझ नहीं पाते थे। शक ही था कि मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े तो फिर रुक गया। अब देखिए फिर जो है यहाँ पर सभी जो है बाहर निकले। फिर देखेंगे सेन साहब खोखा को जो है जमीन पर रख दिया और दोस्तों के साथ उनकी कारों के पास चला गया। फिर मिस्टर जो सिंह था अपने कार के पास पहुंचा, तो कार के पास जाकर नमस्कार का दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही गया तो आगे बढ़ा, फिर जो है वहां पर रुक गया। उनकी निगाहें अचानक अगले चक्के पर गई। उनकी नज़दीकी जाकर देखा तो परेशान की हालत में खड़े थे। टायर बिल्कुल बैठा था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोला, कहीं ऐसा नहीं तो कासू ने तो हवा नहीं निकाल दिया है। जो है ये मिस्टर सिंह थे, इनके जो है आंख जो है सीधे जो है अगला जो टायर था उस पर पड़ा। तो देखा तो जाके नज़दीक देखा तो उसमें जो है बिल्कुल हवा नहीं था, पूरे जो है पंचर हो गया।
फिर जो है सेन साहब आगे जो है कुछ झकते हुए बोला, ऐसा नहीं कि पंचर जो है शायद कासू नहीं कर दिया हो, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो और हाँ कुर्सियों लोन में लाकर रखवा दो, तब तक यहाँ बैठते। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी और जो है पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता, इधर खेल रहा था। सोफर ने बताया पंप लाने को चला। अब देखिए यहाँ पर फिर जो है देखा, एक चक्का को ठीक किया तो फिर दूसरी चक्का को देखने गया, दूसरी टायर को देखने गया तो वहाँ पर पता चला क्या इसका भी जो है चक्का पंचर हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो बोल सकते हैं सोफर जो ड्राइवर था बोल रहा है काम तो सिर्फ हमें मालूम पड़ता है कि ये काम तो सिर्फ जो है कासू बाबू का है, इधर खेल रहा है, शायद यही ने जो है यहाँ पर कर दिया होगा ऐसे पंचर। फिर जो है सोफर जो है आगे फिर पंप लाने के लिए चल दिया। आगे देखेंगे मुखर्जी साहब की गाड़ी जो है सकुशल थी, वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। और देखेंगे यहाँ पर जो मुखर्जी साहब थे इनकी गाड़ी जो है बिल्कुल कुशल था, यानी ठीक ठाक था। और अपने जो भी और पत्रकार जो महोदय थे ये सभी जो अपने परिवार के साथ, पत्रकार महोदय और मुखर्जी साहब जो है दोनों क्या चल दिए अपने परिवार के साथ। किनकी गाड़ी खराब हो गया था तो आप सभी याद रखिएगा, मिस्टर सिंह का जो है गाड़ी का जो है पंचर हो गया था। किसने कर दिया था तो आप सभी जानते होंगे, कासू ने कर दिया था। आगे देखेंगे सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों का तो हवा निकालने की मौका मिलते ही जो है शरारत का गुजर पड़ता था। उनका अपना ख्याल था कि इस हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है और इसी तरह जो है दूसरी और जो है बेमतलब की बातें होती रहती है, जबकि चक्के में पंप नहीं हो जाता। और मिस्टर सिंह जो है रुखत नहीं रह गए। सेन साहब और मिस्टर साहब जो है लोन में कुर्सी लगा कर बैठे थे और दोनों जो है अपने आप में जो है एक सिलसिले में बात करते ही रहे थे। और साथ में कासू इधर उधर चक्कों को भी ये भी जानना सीख लिया था, तो कैसे जो है इनका हवा निकाल ये जानना सीख लिया था। और उनका ख्याल था कि उनकी जो भी हरकत है इसे देखकर जो है साफ मालूम पड़ता था कि इसको जो है इंजीनियरिंग में पूरी दिलचस्पी है। ये जो बार बार जो है ये सेन साहब अपने दोस्तों को यही बात बता रहा था, इनको जो है शायद इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और साथ में दोनों में इस तरह के बेमतलब का बात होते रहा, तब तक जो है चक्का पूरा जो है ठीक नहीं हुआ, जब तक जो है सिर्फ यही बात को जो है सेन साहब बार बार रिपीट कर रहा था। आगे देखेंगे सेन साहब अंदर लौटते ही बयाराम के मदन के पिता गिरधर लाल जो कि उनकी फैक्ट्री में किरानी था, आहत का एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने जो हुक्म दिया। अब देखिए यहाँ पर सेन साहब अंदर लौटा तो ब्यारे में मदन का पिता जो है गिरधर लाल है, जो कि उसकी फैक्ट्री में किरानी का काम था। ऑब्जेक्टिव आता है गिरधर जो है देखेंगे तो किसकी फैक्ट्री में किरानी था तो सेन साहब, और वो जो है कहाँ पर रहता था तो आउट हाउस में रहता था। उसको बुलाने का यहाँ पर क्या किया तो हुक्म दिया गया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने जो है सिर झुका कर खड़ा हो गया, जैसे कि खून के जुर्म में कैदी जो है जज के सामने खड़ा है। और देखिए जैसे ही उनको बुलाया तो गिरधर लाल जो है सेन साहब के आकर जो है उनका पास आकर जो है अपना सिर झुका लिया, उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे यहाँ पर मालूम चल रहा है कि कोई जो है खूनी जो है यहाँ पर मर्डर कर रही है, जैसे जो है यहाँ जज के सामने खड़ा हो गया सिर झुका, कैसे मालूम चल रहा है। मदन आजकल बहुत जो है बहुत शौक हो गया है, तो मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ कि गाड़ी को गंदा किया है वो अलग मान कर जो है ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी जो है डरने की बदले उनकी जो है झपट रहा था। अब यह जैसे हुक्म दिया जो है यहाँ पर जो है किरानी को बुलाने के लिए, जो कि किरानी कौन था तो मदन का पिता था, इनका नाम क्या था तो गिरधर लाल था। उसको बुलाया, जैसे उसके पास आया तो जो है सिर झुका के खड़ा हो गया। सेन साहब था बोलने लगा, आजकल जो है ये मदन इसका जो है शौक होते जा रहा है और देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारा जो गाड़ी को गंदा कर रहा था, साथ में जो उसमें जो है ड्राइवर जैसे उसको बोला हटने के लिए तो उन्होंने जो मैं भी उसको देखा जो है बार बार उसको जो है झपट रहा था ड्राइवर को। ऐसे ही लड़के आगे चल कर जो है गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। और जो है किसने कहा था एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप सभी याद रखिएगा सेन साहब। और सेन साहब का भाषण जारी था, उसकी हालत क्या होगी तुम जानते ही हो, उसने संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई कि अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। फिर उस रात जो है गिरधर लाल जो है क्वार्टर से आते हुए मदन इंतकार से सेनों का जो है आरामदेह साइज गूंज रहा था, आराम से खलक पड़ने लगा। कुछ झलझला कर पिता ने सेन साहब की धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी था, उसकी बीवी ने इस लड़के को बिगाड़ दिया है और मदन की यह दवा है कि मेरी तो यह तावीज़ होगी कि जो है कमवत की खाल उधेड़ दे। गिरधर ने ऐसी जो है कराई जारी रखा जो शायद ठीक हो जाए।
अब माता सेन की जो है नींद उचट गई। उसने मदन की जो है कतार चिल्लाहटों से ज्यादा अपने पति की जो है बकबक की पर छींक आ रही थी, लेकिन उनके ही अपने जो छींक मदन पर उतरी ही। कम वक्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। मदन ऐसे जोर जोर से बोल रहा था, तो यहाँ पर जो सेन साहिबा थी बोल रहे देखो कम वक्त जो है कैसे जो है कौवे की चला चिल्ला रहा था, भिखमंगा कहीं का। फिर देखो खोखा की बराबरी करता फिरता है। अचानक जो आतर उतर गया और खैरियत थी उनकी जो है सिसकियाँ सैनों के जो है सयानकर तक पहुंच सकती था। लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढब मामला हो गया था। शाम के वक्त जो है खेलता फिरता जो है खोखला बंगले के आहत में जो है अंगल वाली गली में जा रहा था। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के अवर गर्दो छोरे के साथ लट्टू नचाने का खल रहा था। अब देखेंगे तो दूसरी तरह देखेंगे तो बिल्कुल नया बात हो रहा था। शाम का वक्त था, उस समय जो सभी जो लड़के थे यहाँ पर जो खोखा था लड्डू बंगला शब्द है खोखा, एग्जाम ऑब्जेक्टिव आता है। खोखा किस शब्द है तो याद रखिएगा बंगला शब्द है। यहाँ पर आगे हमारा जो है निकल रहा था, साथ में धूल में जो यहाँ पर जो भी लड़का था सभी जो है यहाँ पर आवारे छोरे के साथ जो है लड्डू घुमाने का खेल खेल रहा था। खोखा ने देखा कि उसकी जो है तावीत मचल रही थी। खोखा जो है मचल रही थी। हंस कौवे की तमाज में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोवन के साथ मदन से कहा हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। अब देखिए यहाँ पर वो लड़का जो है शाम के वक्त खेलने के लिए वहाँ पर खेलने के लिए गया था। मदन गया था, साथ में जो है ये जो कासू था ये भी उसके साथ चल गया था सभी दोस्तों के साथ लड्डू खेलने के लिए। अब जो है इनको पता था इसके जो है ड्राइवर जो है इनको पीटा था, यानी धकेल दिया था, तो इसके बदले के लिए जो है ये भी था। जैसे पता चल रहा है कि हंस और कोये के बीच जो है दोनों के बीच क्या हो रहा है, तो लड़ाई होना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन लाचार से आदतों से जो है देखेंगे तो रेब से जो है यहाँ पर के बोल रहा है हमको दो लड्डू, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों का कोई जो है खास उर्ज नहीं था। खोखा अपनी जो है जमात में ले लेने का जो है फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। और देखेंगे तो इनको जो है बदला लेना था मदन को, तो इसीलिए जो है इनको बिजुड़ भी नज़रअंदाज इस बात को कर ही नहीं सकता। पर उनका अपमानित परितत लीडर मदन यह बात जो है बहुत ही मंजूर हो सकता था। उसने जो छूटते हुए जवाब दिया अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, जा जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। अब जो है ये लड़का बड़े गुस्से के साथ जो है बोल रहा है आया है बड़ा लड्डू खेलने वाला है, तो लड्डू तेरे पास, जा अपने बाबा के मोटर पर जाके बैठ। जैसे कासू तेज में आया और वह इसी समय नौकर पर जो है अपनी हाथों तला देता था, और साथ में क्या मजाल थे कि कोई कुछ कह दे। वह आव न भाव देखा, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। कासू तेज में आ गया था, अपनी उम्र जो है उसके घर के नौकर था उस पर भी हाथ चला देता था, उसके घर में जो भी बहनी थी इस पर भी हाथ चला देता था। इनका क्या मजाल था कि फिर जो इनको कोई मारे। उस जो लड़का है यहाँ पर खोखा आव न भाव देखा, सीधे जो है मदन के ऊपर जो है एक घूसा क्या कर दिया तो दे दिया। फिर आगे देखेंगे चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन का काम मारने वाला था, वह झट से कासू पर जो है टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा जो है हटकर इस द्वेष युद्ध को मजा लेने लगा। यह लड़ाई हड्डी और मांस के की है, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई है। अब देखेंगे यह लड़का जो है ये भी नहीं मानने वाला था बिल्कुल, यह भी जो है झट से कासू के ऊपर जो है यहाँ पर ये भी एक फाइट चला दिया। अब दोनों में जो है एक दूसरे के प्रति जो है लड़ाई हो रहा था, और साथ में जो भी लड़का और खेलने के गया था इस लड़ाई का जो है मजा ले रहा था। लेकिन इस लड़ाई में देखेंगे तो हड्डी और मांस का हो गया था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आता है बंगले की पिला कौन था, तो याद रखेगा यहाँ पर कासू हो जाता है जिसे खोखा बोलते हैं। और कुत्ते की लाई और गली के कुत्ते कौन था, तो याद रखिएगा यहाँ पर मदन हो जाता है। दोनों में अब लड़ाई होते रहा था, आहतों में यह लड़ाई होती रही तो कासू शेर हो जाता, और वहां से 1 मिनट बाद वह रोता हुआ जाकर भागा निकला। और महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने के खिलाफ करते हैं तो। लेकिन बच्चा को इतनी अक्ल कहाँ थी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया जैसे जो है 2-3 मिनट वहाँ पर लड़ाई हुआ तो फिर जो यहाँ पर रोता हुआ जो है अपने घर की ओर निकल पड़ा। और यहाँ पर कहा जाता है अक्सर जो है यहाँ पर महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर जो है महल वाले जीते। जैसे यहाँ पर दोनों के बीच लड़ाई खत्म हुआ तो जो भी लड़के थे यहाँ से क्या हो गया तितर बितर, यानी सब वहाँ से सभी लोग जो है हट गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहीं 8-9 बज रहा था। इधर उधर मारा फिरता, फिर भी भूख लगी तो गली के दरवाजे से आस्ता आस्ता घर घुसा। डर भी था कि यह आज तो मारने के दिन भी बुरी होगी। अब देखिए यहाँ पर लड़का जो है मदन वहाँ से सभी जो अपने अपने घर पर भागा, लेकिन मदन जो है अपने घर लौटा नहीं। लेकिन जाता कहाँ, वो जो है 8:30-9 बजे इधर उधर जो है घूमता फिरता। फिर जो उनको भूख लगा तो जो है गली के जो दरवाजे थे उसमें आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे उसके अंदर घुसा। उसके लिए जो मार खाना तो मामूली बात था, एग्जाम ऑब्जेक्टिव आता था, मार खाना किसके लिए मामूली बात था, तो याद रखिएगा मदन के लिए।
उनको मामूली बात था, डर भी यह था कि आज जो है सब दिन मार लगता था, कहीं उससे ज़्यादा जो है आज के दिन मार ना लगा, उससे बुरी दिन ना हो जाए, क्योंकि देखेंगे तो उससे लड़ाई हो गया था। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी, बगल में सोने वाले कमरे में जो है बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने जो है इंतज़ाम से साथ जो है भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। फिर जो ये लड़का है धीरे धीरे जो यहाँ पर उनके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, पहले जो है धीरे धीरे उसने जो है रसोई घर में घुसा, फिर देखेगा तो रसोई में उसकी माँ नहीं थी, बांगल के जो सोने वाले कमरे में थे दोनों जो है इनकी माँ, वहाँ पर आवाज़ आ रही थी बगल की कमरे से। फिर जो है लड़का अपना भरपेट जो है खाना खाया, फिर दरवाजे पर जाकर देखा इधर जो है क्या बातचीत हो रहा है, उससे जो है सुनने की कोशिश करा। फिर बड़ा जो है ताजुब हुआ कि उसके बाबूजी गरज तरज नहीं कर रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे जो वह ठीक सुन रहा था सका। फिर उनके बाबूजी ने झलाकर कहा, अरे भाई साहब ने फिर तो यही कहा है कि आज तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले कर लेना। अब देखिए यहाँ पर ये लड़का जो है यहाँ पर जाकर घर के पास जाकर सुनने की कोशिश किया, तो इसकी माँ जो है इनके पिताजी दोनों में जो है धीरे धीरे दोनों बात कर रहे थे, ये इनको समझ में नहीं आया। फिर जो है यहाँ पर जो है पूछा क्या है, उसकी अम्मा जो है फिर से पूछा क्या है, तो यहाँ पर जो है जोर से जो है फिर बोला, अरे भाई बताया है कि सेन साहब आज जो तुम्हारी ज़रूरत नहीं, आज से जो है तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, कल जो है यहाँ पर ऑफिस में आकर जो भी तनख्वाह है उसको ले लेना और साथ में जो है घर जो है इसको छोड़ कर चले जाना। मदन के काम की कोई बात नहीं था, आज उसकी सज़ा जो है तवीज़ होती रहती है, सुनने की कोशिश करता रहा। और यहाँ पर देखेंगे तो यह जो बात था मदन का काम का कोई ये बात नहीं था। फिर देखेंगे वह दबे पाँव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला और अंधेरे में उनकी जो है लोटे से टकरा गया। लोटे जो है ठक ठक की आवाज़ सुनकर जो है गिरधरलाल बाहर निकल गया। अब देखेंगे ये लड़का जो है यहाँ पर क्या किया, बरामदे पर जो है अपना चलना स्टार्ट कर दिया। उधर जो है चारपाई रखा था सोने के लिए उधर गया, अंधेरे के कारण उसे दिखा नहीं, लोटा जो वहाँ पर रखा था उसे पैर टकराने के कारण लोटा जो है ठंडन की आवाज़ निकला, तो इधर से गिरधरलाल बाहर आ गया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन जो है चौंक कर घूमा और जो है मार खाने के लिए तैयारी में छाती को अपने हाथ से बांध कर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था और बहुत पीटने पर रोता था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर जो है निसंदेह निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत जो है चीख लिया, गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया। अचानक वह जो है ठिठक गया और उसके चेहरे से नाराजगी बदल कर हट गया। उसके लपक कर मदन उसके जो है उठा लिया और मदन हक्का बक्का रह गया अपने पिता को देखकर। मदन को जो है अपना मार खाने के लिए बिल्कुल जो है अपना हाथ बांध के खड़ा था, दांत भी चीख लिया था कहीं आप जो हमारे ऊपर मार लगना स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो है देखेंगे गिरधरलाल बिल्कुल पास गया और अचानक जो था मदन इसको जो है उठा लिया और यहाँ पर उसकी जो नाराजगी था बिल्कुल बदल गया और उसे लपक कर जो है वहाँ पर उठा लिया। और इस बात को देखते हुए मदन जो है बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, चौक में रह गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा। उसे याद नहीं था उसके पिता जो है कब इस तरह जो है प्यार किया था, अगर कहीं कभी किया होता तो गिरधर की जो है बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, तो किसी के लिए मैं नौकरी से निकल जाने पर जो है मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा को दो दांत तोड़ दिया, हा हा ऐसे करके हंसने लगा। अब देखेंगे तो इस तरह जो है यहाँ पर उसको जो है गोदी में उठा लिया। साथ में उठाने के बाद जो है यहाँ पर उनको जो है मदन को अब याद आ रहा था, ऐसा प्यार जो उनके पिताजी जो है बहुत समय से नहीं किया था। बेपरवाही के कारण देखेंगे उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा और साथ में यहाँ पर ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया, हमें जो है नौकरी से निकालने मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा ऐसे कहने लगा, और जा तेरा बाप जो हमेशा हर हमेशा जो है उससे डरते रहता था, तू एक ऐसा बहादुर जो है उसके जो है दो दांत तोड़ दिया और साथ में जो है हा हा करके वो हंसना स्टार्ट कर दिया। हमारा जो है ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। सभी पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी आप सभी को कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप सभी का जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप सभी का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और चैनल पर आप सभी पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आप सभी को ऑल पर दबा देना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर भेज दीजिए। चलिए आप सभी से मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। चाहे